माफ़ करना बेटा, मुझे दिखाई नहीं दिया। नरेंद्र बाबू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोले, अरे बुढ़ऊ, जब दिखाई नहीं देता तो क्यों इतनी बड़ी पार्टी में मुंह उठाए चले आते हैं? घर बैठकर भजन कीर्तन करना चाहिए था। अब इसे क्या तेरा बाप साफ करेगा? नरेंद्र बाबू सामने वाले व्यक्ति से मनोहार करते हुए बोले, बेटा तुम मुझे अपना यह कोट उतार कर दे दो, मैं अभी साफ कर देता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या बुड्ढे तेरा? 1 मिनट रुको, मैं कोई साफ कपड़ा लेकर आता हूँ। नरेंद्र बाबू वहाँ से जाने लगे कि तभी उस आदमी ने नरेंद्र बाबू के सर से पगड़ी उतारी और हवा में उछाल दी और बेशर्मी की तरह हंसते हुए बोला, चल बुढ़ऊ, इसी से साफ कर दे। अपनी इस पगड़ी उछलता देख नरेंद्र बाबू की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे भरे बाजार में किसी ने उनकी इज्जत को तार तार कर दिया हो। लेकिन ज़मीन पर गिरने से पहले ही एक नौजवान ने आकर थाम लिया। नरेंद्र बाबू अपनी धुंधली आंखों से उस नौजवान को पहचानने की कोशिश कर रहे थे। उसने आओ देखा ना ताओ और खींचकर 2 तमाचे उस व्यक्ति के गाल पर रख दिए। थप्पड़ की गूंज से थिरकता माहौल सन्नाटे में बदल चुका था। मयंक, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे ही घर में आकर मुझ पर हाथ उठा। भूल मत कि मैं तेरे बॉस का, और तू इस बुड्ढे पर ऐसी दया कर रहा है जैसे कि यह तेरे दादा हो। अरे पार्टी है तो थोड़ा तमाशा हो जाने दे। क्यों बुरा लगा तुझे? आज क्यों बुढ़ऊ, चल आज कुछ मदारी वाला नाच हो जाए। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा मेरी पत्नी घर पर बीमार है, उसके लिए यहाँ काम करके कुछ खाने के लिए लेने आया था। मयंक ने जैसे ही वह आवाज़ सुनी उसके हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने तुरंत अपने बहते आंसुओं को आंखों से समेटने से पहले ही रोक लिया, क्योंकि वहाँ पर सब लोगों के बीच उनका और अपमानित होते नहीं देख सकता था। उसने नरेंद्र बाबू की ओर पगड़ी पहनाई और बोला, चलिए बाबूजी, मैं आपके घर तक छोड़ देता हूँ। मयंक ने उनको गाड़ी में बैठाया। नरेंद्र बाबू अभी भी मयंक को पहचान नहीं पा रहे थे, और पहचानते भी कैसे? मयंक जब 10 साल का था तभी उनसे दूर हो गया था। बस बेटा यहीं रोक दो, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, नरेंद्र बाबू ने हाथ जोड़कर कहा। मयंक ने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने सिर पर रख दिया और आंखों से उनके हाथों को खींचते हुए अपने सिर पर रख दिया। दादाजी अपने पोते को गले से नहीं लगाएंगे आज? नरेंद्र बाबू आश्चर्य से मयंक की ओर देखे। हाँ बेटा, हाँ दादाजी, मैं आपका मयंक। मयंक, मेरा मयंक, तुम सच बोल रहे हो ना? नरेंद्र बाबू दहाड़े मारकर मयंक को गले लगाकर रोने लगे। मयंक देखा, अंदर एक कोठरी में चारपाई पर पड़ी थी जिस पर दादी को ग्लूकोज की बोतल चढ़ रही थी। मयंक दादी के पैरों को माथे से लगा लिया। दादी, दादा, आप लोग यहाँ कैसे? क्या मम्मी पापा ने वह घर बेच दिया और वह लोग कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहे? नरेंद्र बोला। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा क्या बताऊं, अब तुम्हारे जाने के बाद तो जैसे हमारी दुर्दशा ही शुरू हो गई। कहते कहते वह खुद अतीत की गलियारों में खोते हुए चले गए। बस बाबूजी, आपको शर्म नहीं आती? हर दूसरे दिन किसी न किसी बहाने आप मेरे सामने पैसे मांगने आ जाते हैं। एक तो आप पूरे दिन घर बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते, ऊपर से आपको पेंशन भी नहीं मिलती है, ऊपर से रोज़ रोज़ दवाई की दिक्कत आपकी और माँ की बीमारी की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हम आपको अपने साथ रखते हैं, यह क्या कम है? ऊपर से आप चाहते हैं कि मैं आपकी और माँ की बाकी जिम्मेदारियाँ भी उठाऊँ, तो यह मुझसे नहीं होगा। आपको नहीं लगता रोज़
के बातें सुनने से अच्छा है कुछ काम करें। वह तो शुक्र मनाओ अपनी बहू पिंकी का कि आपकी पत्नी घर के कुछ काम कर देती है तो पिंकी आप लोगों को इस घर में रहने देती हैं, वरना जब हम इतने सुंदर घर में पुराना फर्नीचर नहीं रखते तो पुराने लोगों को कैसे बर्दाश्त करेंगे। यह हमारा मन ही जानता है। राघव अपने पिता नरेंद्र बाबू से कहता है। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा राघव, तुम जिसे मेरी पत्नी कहकर संबोधित कर रहे हो शायद तुम भूल रहे हो, वह तुम्हारी माँ है। मैं घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि अपनी और अपनी पत्नी की दवाई के लिए पैसे मांग रहा हूँ। और अगर मुझे पेंशन नहीं मिलता तो इसमें मेरा क्या दोष है। सोचो, जब मैं नौकरी करता था तब मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा किया। अगर उस समय मुझे पता होता कि तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो मैं पैसे बचाने लगता, कभी तुम्हें पढ़ने के लिए बाहर नहीं भेजता। राघव गुस्से में बोला, तो क्या मुझे पढ़ा लिखा कर मुझ पर एहसान किया है? मैंने कहा था मुझे भूल मत, घर में रहने और खाने देते हैं, यही बहुत हैं। दवाइयों का खर्चा खुद उठाओ वरना मरते रहो, मुझे कोई परवाह नहीं है। और ज़्यादा परेशान किया तो घर से भी बाहर कर दूंगा। इतना कहते हुए वह वहाँ से चला गया। राघव के जाते ही उसकी पत्नी कमला जी हैरानी से बोली, इसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आपको इतना कुछ सुनाकर चला गया? क्या इसी दिन के लिए हमने इसे पाला था? इससे अच्छा तो हम गांव चले जाते, कम से कम इज्जत की नमक रोटी खाते। नरेंद्र बाबू बोले, कमला, गांव में रहकर तुम्हारा इलाज नहीं हो पाएगा, उसके लिए भी शहर आना जाना पड़ेगा, तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। और एक बात है, और मैं तो यहाँ आने से पहले गांव का घर बेचकर राघव को पैसे दे दिए थे। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ बेटा सम्मान की रोटी भी नहीं खिला पाएगा। कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें नम हो गई। कमला जी बोली, इसमें आपका कोई दोष नहीं, आपने तो पिता होने का फ़र्ज़ निभाया। अब बेटा अपना फ़र्ज़ भूल जाए तो कोई क्या कर सकता है। पर एक बात कहूँ, बेटे बहू के तानों से अच्छा सम्मान की सूखी रोटी भली है। इतना कहकर दोनों रोने लगे और एक दूसरे को साहस देने लगे। तभी उनकी बहू पिंकी कमरे से निकलकर आई और बोली, यह क्या सुबह सुबह घर में मातम फैला रखा है? और मम्मी जी, घर के काम करने में आपको आलस आते हैं और यहाँ बैठकर दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं। शर्म है कि नहीं? बस सुबह का नाश्ता बना है, बाकी का काम कौन करेगा? आपकी माँ। बेचारे नरेंद्र बाबू बोले बहू कमला से, अब कोई काम नहीं हो पाएगा, मैं बाकी काम भी कर दूंगा, पहले कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे और तुम्हारी सास जी को दवाई भी लेनी है। पिंकी बोली, काम तो आप लोगों से एक बेल कुछ होता नहीं, बस दिन भर खाने की बात करती है। कमला जी बोली, बहू, राघव के लिए सुबह जो पोहा बनाई थी थोड़ा सा बचा हुआ है, अगर तुम कहो तो हम वही खा लें। पिंकी बोली, खबरदार, अगर जो पोहा आपने खाया तो फिर मैं क्या खाऊंगी? आपका सर, कल रात उन्होंने खाना नहीं खाया था, रोटी सब्जी बची हुई है, उसे क्या फेंकना। ऐसा करो, आप लोग खा लो। नरेंद्र बाबू बोले, पर इसमें तो खटास आ गई होगी, बीमार इंसान से बासी खाना कैसे खाया जाएगा? इंसान से बासी खाना कैसे खाया जाए? पिंकी बोली, अच्छा औकात तो देखो, कमाई कुछ नहीं और ताज़ा खाना चाहिए। क्यों सब्जी में नींबू निचोड़कर लोग खाते नहीं हैं? तो यही सोचकर खा लो, अनाज बर्बाद नहीं होना चाहिए। और फटाफट घर के काम निपटाओ, मुझे मेरी मम्मी से मिलने के लिए जाना है। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। नरेंद्र बाबू बोले, कमला, मुझे भूख बिल्कुल नहीं है, अगर सुबह की चाय बची है तो बता दो, मैं तुमको वही दे देता हूँ।
इतना कहकर वह उदास अपने कमरे में चले गए। पहले अपनी और कमला जी की दवाइयों को चेक करने लगे। दोनों के बीपी की दवाइयाँ एक ही थी, पर दवाई कम थी। तो नरेंद्र बाबू ने कमला जी से झूठ कह दिया कि मैं दवाई ले ली है, पर नरेंद्र बाबू ने देखा चाय भी ख़त्म हो चुकी है। तो उन्होंने बासी रोटियों को थोड़ा सा पानी में भिगोकर पहले नरम किया, फिर से हल्का सा चीनी डालकर उन्हें खाने के लिए कमला जी को दे दिया। अपनी पत्नी को ऐसे बासी खाना खाते देख नरेंद्र बाबू की आंखों के कोर भीग गए और बोले, कमला, मैं बाहर जाकर कुछ काम ढूंढता हूँ ताकि कम से कम हमारी दवाइयाँ ला सकूँ। कमला जी बोली, इस उम्र में कौन आपको काम देगा, और उम्र देखिए आपने, क्या आप कर पाएंगे इस उम्र में? नरेंद्र बाबू बोले, क्या तुम्हारी उम्र है घर के काम करने की? फिर भी तुम कर रही हो ना, तो कोशिश करने में क्या फ़र्ज है? घर में अपने बेटे बहू से ताने सुनने से अच्छा है बाहर वालों की कुछ बातें सुनकर अगर हाथ में कुछ पैसे आ जाए तो कम से कम इज्जत की रोटी खाऊंगा। इतना कहकर वह घर से निकल गए। वह सोचने लगे, आज की दुनिया की में सबसे महंगी चीज़ है मदद, और सबसे सस्ती चीज़ है सलाह, जो हर कोई बिना मांगे दे देता है। बेचारे नरेंद्र बाबू हर किसी से मदद मांगने पर कोई मदद नहीं देता, बल्कि चार बातें सुना देता। जब वह दुकान पर गए और बोले कि अगर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, दुकानदार बोला, तुम्हारे जैसे बुढ़े पर पैसे खर्च करने से अच्छा है मैं किसी जवान लड़के को रख लूँ। जो बाबा, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ, तुम जितना काम नहीं करोगे उससे ज़्यादा अपनी तकलीफ़ गिनाते रहोगे, चले जाओ यहाँ से। यह कहकर उन्हें चलता कर दिया। बेचारे नरेंद्र बाबू 2 घंटे से भटक रहे थे। फिर वह एक मोहल्ले से गुजरे, घर घर जाकर मदद मांगी तो एक व्यक्ति ने कहा, आपको भीख मांगने में शर्म नहीं आ रही है? इससे अच्छा है आप अपना छोटा मोटा काम करो। नरेंद्र बाबू बोले, सब काम शुरू करने के लिए भी तो पैसे चाहिए, जो मेरे पास नहीं हैं। उस लड़के ने 10 रुपये आगे करते हुए कहा, शुरुआत तो 1 रुपये से भी की जा सकती है, मैं बस इतनी ही मदद कर सकता हूँ, लेना हो तो लो, वरना। जो नरेंद्र बाबू ने पैसे लिए और बोले, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पहली मदद के लिए, पर यह पैसे मैं उधार ले रहा हूँ जो आपको जल्दी लौटाऊंगा। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगे। शायद उनके दिमाग में कोई बात चल रही थी। अब वह हर दिन कोई ना कोई नरेंद्र बाबू ने सूखी रोटी नमक या चीनी के साथ खाकर निकालते और घर घर जाकर मदद मांगते। कोई 5 रुपये, कोई 10 रुपये से मदद करता तो बदले में उस व्यक्ति को कुछ काम कर देते, फिर कोई कुछ खाने को दे देता था। ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन नरेंद्र बाबू गीता के मोहल्ले में आए, जो एक हाउसवाइफ थी और उसके पति पैसे से वकील थे। गीता दोपहर के काम निपटाकर मीठी नींद लेने की कोशिश कर रही थी। तभी बाहर से लोगों की और किसी बुजुर्ग की आवाज़ आने लगी, तो उसे सूखता बस वह भी वहाँ चली गई। देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र बाबू की आवाज़ थी, भले लोगों कुछ काम करवा लो और बदले में 2 सम्मान की रोटी खाने का मौका दे दो। देखा तो नरेंद्र बाबू हर किसी पुरुष महिला से मदद मांग रहे थे। उनकी करुणा में पुकार और उनकी आंखों की सच्चाई। सबसे बड़ी बात, उनका यह कहना स्वाभाविक है कि पैसों के बदले जब कोई काम नहीं करवाएंगे, आपसे पैसे नहीं लूँगा। यह बात गीता को और बाकी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी। गीता उनकी मदद करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, उसकी पड़ोसन रमा बोली, अरे नहीं नहीं गीता, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को पैसे देने की। यह लोग पैसे लेते हैं और फिर शाम होते ही दारू पीकर इधर उधर भटकते रहते हैं। और देखो तो इस बुड्ढे को
कहता है कि पैसे के बदले काम करवा लो, आखिर इससे हम क्या ही काम करवाएंगे। नहीं नहीं बाबा, जाओ। जो इतना कहकर रमा ने नरेंद्र बाबू को आगे का रास्ता दिखाया और अपने घर चली गई। नरेंद्र बाबू उदास होकर वहाँ से जाने लगे तो गीता बोली, काका बहुत धूप है, आप थक गए होंगे, 2 पल को यहाँ बैठ जाइए, मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर गीता घर के अंदर से 2 रोटी पर आलू की सब्जी लपेटकर पानी का गिलास उनके आगे बढ़ाती हुई बोली, लगता है आपने सुबह से कुछ खाया नहीं है, यह लीजिए, यह खाकर पानी पी लीजिए। नरेंद्र बाबू भूखे तो थे ही, उन्होंने खाना खाया और दोनों हाथों से गीता को आशीर्वाद दिया। फिर बोले, बेटा तुमने मुझे रोटी खिलाई है, उसके बदले तुम्हारे बगीचे की सफाई कर देता हूँ। गीता बोली, नहीं नहीं, मैंने आपको रोटी इसीलिए नहीं खिलाई कि आप मेरा कोई काम करें, इतनी इंसानियत तो लोगों में होनी ही चाहिए। नरेंद्र बाबू बोले, वही तो नहीं बची है लोगों में, लोग सलाह देते हैं पर मदद नहीं करते, क्योंकि मदद बहुत महंगी है और सलाह बहुत सस्ती। बेटा अगर मैं तुम्हारा कोई काम नहीं करूँगा तो मैं तुम्हारा कर्जदार रह जाऊँगा और मैं सम्मान की रोटी खाना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बगीचे में सभी सूखे पत्तों को इकट्ठा किए और वहाँ से जाने लगे। गीता ने आवाज़ दी और उनके हाथों में 200 रुपये दे दिए तो उन्होंने वापस करने की बात कहकर चले गए। गीता यह सोचकर रह गई कि यह पैसे आज की दुनिया में कौन लौटाता है जो यह आए हैं। अगले दिन गीता ने जब नरेंद्र बाबू की बात चलाई तो रमा बोली, मैं तो बोली थी, मैंने तो बस 20 रुपये दिए, कुछ तुमने तो 200 रुपये दे दिए, आज उसकी नींद कहाँ खुलेगी, इतना करो। हंसने लगी। रमा ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि गीता ने जो देखा उसे बहुत आश्चर्य हुआ। गीता की आंखें भर आई, रमा की आंखें फटी की फटी रह गई। नरेंद्र बाबू की उस पर दर्द भरी आवाज़ में सभी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया। वह नहीं, भले लोग आपसे मदद चाहता हूँ, तानों से अच्छा सम्मान की 2 रोटी खाना चाहता हूँ, बस इतनी मदद कर दो, ज़रूरत का सामान ले लो और मेरी ज़रूरत भी पूरी कर दो। नरेंद्र बाबू की यह बातें हर किसी को अपनी ओर खींच रही थी। गीता ने गौर से देखा, नरेंद्र बाबू ने अपने कुर्ते पर छोटी छोटी चिमटी, चाय की छन्नी, सेफ्टी पिन, बर्तन मांजने वाला गुच्छा और रंग बिरंगी रील बिंदी लगाए और अपने चेहरे पर वही मासूमियत और बेबसी लेकर लोगों को बुला रहे थे। अचानक से उनके सामने एक गाड़ी आकर रुकी और अंदर से आवाज़ आई, अरे अंकल, तो आपने अपना धंधा ऐसे शुरू किया। नरेंद्र बाबू 10 रुपये वापस देते हुए बोले, हाँ बेटा, मैंने तो कहा ही था, मुझे सम्मान की रोटी चाहिए, भीख नहीं। यह पैसे अजनबी बोला, काश कि आज के नौजवानों की सोच भी आपके जैसी हो जाए। मैं अपनों शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूँ, यह पैसे आप रखें। नरेंद्र बाबू ने पैसे के बदले एक रुमाल देते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे ऐसा नहीं काम चाहिए। इतना कहकर वह आगे बढ़ने लगे। रमा हंसते हुए उनके सामने आई और बोली, अरे बाबा, आपने तो चलते फिरते दुकान खोली है। वह टूटे हुए दांत दिखाकर हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, तुम जैसे भले लोगों ने मदद की तो मेरी भी साहस बढ़ी। कम से कम अपनी धर्मपत्नी को अपने पैसे की दवाई दे पाऊंगा और सम्मान की 2 रोटी खिला पाऊंगा, वरना तो कहते कहते नरेंद्र बाबू की आंखें भर आई। उनकी बातें सुनकर रमा को अपने कहे पर हुए शब्दों पर शर्म आ रही थी। उसने पहले उन्हें हाथ पकड़कर बिठाया और बोली, बाबा मुझे माफ़ कर दो, मैं तो आपको कुछ और ही समझ रही थी, पर आप तो। गीता भी वहां आकर बैठ गई। फिर नरेंद्र बाबू ने अपनी आप बीती बताई। नरेंद्र बाबू की आप बीती सुनकर दोनों की आंखें भी भर गई थी। फिर क्या था, गीता और रमा ने अपने आस पड़ोस के सभी लोगों को बुलाया। सबने 1-2 चीज़ खरीदी, कोई मोल भाव नहीं किया।
देखते ही देखते नरेंद्र बाबू की सारी चीज़ें बिक गई। नरेंद्र बाबू ने तुरंत के तुरंत 200 रुपये गीता को वापस किए। जब गीता ने लेने से इनकार कर दिया और कहा, अंकल जी, अगर आप मदद चाहते हैं तो क्या मैं आपको काम दे सकती हूँ। नरेंद्र बाबू की आंखें उम्मीद से चमक गई और वह बोले, हाँ हाँ बेटा, मैं तो यही चाहता हूँ कि कोई काम दे दे, मैं भीख नहीं मांगना चाहता। गीता ने कहा, आप कल से मेरी बागवानी की देखभाल कीजिए और यही बगल में एक कमरा भी है, अगर आप वहाँ रहना चाहे तो उसमें रह सकते हैं। रमा बोली, हाँ हाँ, हमारे बगीचे का काम भी आप ही करेंगे। बगल से कोई तीसरा आदमी आया और बोला, अगर आप हमारी गाड़ी साफ कर सकते हैं तो हम उसके अच्छे पैसे दे देंगे। देखते ही देखते साफ कर सकते हैं तो हम आप उसके अच्छे पैसे दे देंगे। देखते ही देखते नरेंद्र बाबू को बहुत सारे काम मिल गए और क्या रहने की जगह भी मिल गई। नरेंद्र बाबू घर पहुँचे। रोजाना की तरह पिंकी कमला जी को कह रही थी, काम न करने की आपकी पास 100 बहाने हैं और चिकना चिकना खाने के लिए हर वक्त रसोई में जाने के बहाने हैं। अच्छा होता मैं कोई काम वाली रख लेती तो कम से कम कुछ काम तो आती, पर आप तो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। कमला जी बोली, बहू, मेरी दवाई कल ख़त्म हो गई है, इसीलिए अंदर से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर कुछ पैसे दे देती तो मैं दवाई मंगवा लेती, फिर मैं घर के काम भी कर देती। पिंकी बोली, दवाई देकर मैं अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहती। अरे मैं तो कहती हूँ दवाई मत खाओ कि जितनी जल्दी ऊपर चली जाओ, मेरे लिए और आपके लिए सबके लिए अच्छा होगा। इतना कहकर पिंकी ने उन्हें रसोई से धक्का दे दिया। नरेंद्र बाबू ने आज बर्दाश्त नहीं किया और खींचकर एक तमाचा पिंकी के गाल पर रखते हुए बोले, बस बहू, बस बहुत हुआ, बस करो। और तुम राघव, दोनों ने मुझसे कहा था घर बेचकर शहर में घर लेंगे और सब मिलकर रहेंगे। उस वक्त तुमने यह नहीं कहा कि तुम हमारे यह दुर्दशा होगी। याद रखो, आज जो दवाई के लिए तुम मेरी कमला से ऐसा व्यवहार कर रही हो, देखना, कहना तो नहीं चाहिए पर ईश्वर से प्रार्थना करूँगा तुम्हें भी ऐसी ही औलाद दे जो तुम्हें एक एक दाने के लिए तरसाए। पिंकी बोली, पापा जी, आंखें किसे दिखा रहे हो? अगर मैं आपके बेटे को यह सारी बातें बता दी, आज के आज घर से बाहर कर देंगे। नरेंद्र बाबू बोले, मेरा बेटा क्या मुझे घर से बाहर कर निकालेगा? उससे पहले मैं तुम्हारे जिटवारी जिंदगी को छोड़कर चला जाऊंगा। तभी राघव की आवाज़ आई, तो किसने रोक रखा है आपको यहाँ से? पिंकी, खबरदार, जो तुमने उनके सामने एक भी रोटी डाली। कमला जी की आंखों में आंसू आ गए और आंखों से अश्रुधारा बहे जा रही थी और कह रही थी, ईश्वर मुझे ऐसी औलाद क्यों दी जिसे अपने खून से सींचा, आज वह मुझे रोटी डालने की बात कर रहा है। पिंकी ने उनके एक एक सामान को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। कमला जी नरेंद्र बाबू से बोली, आप क्यों यह भूल जाते हैं कि अगर यहाँ से निकले तो हमारे सर छत भी नहीं रहेगी। नरेंद्र बाबू बोले, अपमान भरी रोटी और छत से सम्मान की रोटी भली। यहाँ हर रोज़ मरने से अच्छा है कहीं सम्मान की 2 रोटी खाकर मर जाऊँ। तो मुझे भरोसा रखो और यहाँ से चलो। इतना कहकर दोनों निकल गए। दोनों गीता के दरवाजे पर पहुँचे। गीता ने कमरा दिखाया। कमला जी हाथ जोड़कर आभार प्रकट की तो गीता बोली, अम्मा, कोई माँ बाप लाचार नहीं होते हैं और कुछ नालायक बच्चे ऐसे लालची होते हैं, वैसे भी उसी नज़र से अगले को देखते हैं। वह भूल जाते हैं कि जिस सम्मान से उनके माँ बाप ने अपने बच्चों का पालन पोषण किया, इस सम्मान से जीना चाहते हैं। वह भीख नहीं बल्कि सहयोग चाहते हैं। नरेंद्र बाबू बोले, बेटा, आपका बहुत बहुत आभार जो आपने हमें रहने की जगह दी। कुछ रोज़ बाद हम अपने रहने का इंतज़ाम सही जगह पर कर लेंगे। गीता बोली, आप चिंता मत कीजिए,
आपको जितने दिन यहाँ रहना है आप रह सकते हैं। मैं कभी आपका सम्मान को आत नहीं पहुँचाने दूँगी। माता पिता की अहमियत क्या होती है कि मुझसे बेहतर कौन जाने, क्योंकि मुझे माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। पूरा जीवन में अनाथ आश्रम में बिताया है। दोनों करीब 3 महीने तक वहीं रहे, पर एक दिन गीता और उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा। इस बीच कमला जी की ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर कोई पार्टी हो रही है और वहाँ नौकर की ज़रूरत है। तो मैं वहाँ नरेंद्र बाबू के साथ साथ राघव भी फूट फूट कर रोने लगा। बस दादाजी, बहुत हो लिए आप लोग। राघव ने दादी को एक अस्पताल में भर्ती करवाया और अपने माता पिता से मिले बिना ही अपने दादा दादी को लेकर वापस विदेश चला गया। उधर राघव के माँ बाप उसका इंतज़ार करते रह गए कि तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। बेटा, तुम अभी तक नहीं आए, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। राघव बोला, पापा भूल जाइए कि आपका कोई बेटा भी था। आपने सोच भी कैसे लिया कि आपने जो दादा दादी के साथ किया है वह सब जानने के बाद मैं कभी आपके पास लौट कर आ जाऊँगा। और ख़बरदार पापा, अगर आपने झूठ बोलने की कोशिश की तो मुझे सब कुछ पता चल गया है और इस वक्त दादा दादी मेरे साथ मेरे घर में हैं। आपको शर्म नहीं आई एक लाचार माता पिता को इतना बेबस देखने के लिए कि वह भी मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। और हाँ, आज के बाद मुझे फ़ोन करने की दोबारा कोशिश मत करना। मैं यहाँ अपने दादा दादी के साथ बहुत खुश हूँ। इतना कहकर उसने गुस्से में फ़ोन काट दिया। राघव ने वहाँ अपने दादा दादी के लिए सारी सुविधाएं कर दी और खुशी खुशी उनके साथ रहने लगा। ऐसे ही वक्त बीत रहा था कि एक दिन राघव को रात के अंधेरे में कॉल आया। राघव गिरते गिरते हुए मयंक से बोला, बेटा, तेरी माँ अस्पताल में भर्ती है, तुम तुरंत आ जाओ। मेरे पास नहीं और ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मुझ में इतनी हिम्मत बची है कि मैं इतनी भागदौड़ कर सकूं। राघव बोला, पापा, अपने कर्मों का फल सबको यही भुगतना पड़ जाता है। आपने और जो माँ ने दादा दादी के साथ जो किया, यही आपके कर्मों की सज़ा है। मैं वहाँ नहीं आऊँगा। वहाँ बस इतना कर सकता हूँ कि मैं पैसे भेज सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा। इतना कहकर मयंक ने फ़ोन रख दिया। मयंक ने पैसे तो भेज दिए थे, लेकिन वापस लौटकर अपने माता पिता के पास नहीं गया। उधर गीता और उसके पति अपने किए की सज़ा भुगत रहे थे और आज उन्हें अपने पर पछतावा हो रहा था।